नमस्कार दोस्तों। अप्रैल मंथ का करंट अफेयर हम देखने जा रहे हैं। अप्रैल मंथ के करंट अफेयर में 170 प्रश्नों को हमको देखना है। ये 170 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए। अप्रैल मंथ की जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन है वो पब्लिश हो चुकी है। उसको आप लोग अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का। उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसमें एक ग्रुप फुल हो गया है, दूसरा ग्रुप ये चल रहा है, तीसरा ग्रुप भी बन गया है। तो जितने भी लोग होंगे उनको मंथली वो दी जाएगी। और ये जो पीडीएफ है ये जितने भी कोर्स वाले लोग हैं उनको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी लोगों को ये बाद में मिल पाएगी, है ना? और आप लोग अगर किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, किसी टेस्ट सीरीज के बारे में या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप 6307281212 पर हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न। माइकल कॉलिंस कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जापानी वैज्ञानिक, अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, रूसी चिकित्सक, अमेरिकी निर्देशक। माइकल कॉलिंस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। माइकल कॉलिंस के बारे में बात की जाए तो 20 जुलाई 1969 को माइकल कॉलिंस उस समय अंतरिक्षयान में ही थे जब एल्ड्रिन और आर्म स्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने थे। तो 90 साल की उम्र में अभी इनका निधन हुआ है और इनके द्वारा एक इनकी आत्मकथा लिखी गई है, कैरिंग द फायर। तो ये आत्मकथा भी आपको याद रखनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि अवसंरचना फंड के लिए ऋण लेने में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सबसे ज्यादा जो ऋण की हिस्सेदारी है वो प्राथमिक कृषि साख समितियों की है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट जो सोसाइटीज हैं उनकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी होती है। 8,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को अभी कृषि अवसंरचना फंड ने पार किया है और सबसे ज्यादा इसमें 58% प्राथमिक कृषि साख समितियों, उसके बाद में कृषि उद्यमियों और फिर व्यक्तिगत किसानों का हिस्सा है ऋण में। अगला जो प्रश्न है, प्लेन ऑफ जार्स किस देश में स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है? प्लेन ऑफ जार्स, प्लेन ऑफ जार्स लाओस में स्थित है और लाओस में जो ये स्थल मिला है ये जियांग ख्वांग पठार वहां पे पड़ता है। उसकी तलहटी के पास हजारों पत्थर बिखरे हुए जार ऐसे मिले हैं और माना जाता है कि ये दफन स्थल के रूप में, कब्रिस्तान के रूप में इसका इस्तेमाल इस स्थल पर किया जाता था। 3,000 से ज्यादा साल पुराने ये माने जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, 2021 वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो पहली भारतीय और एशियाई महिला कृति के कारंत है। कृति के कारंत के बारे में अगर बात करें तो बंगलोर में स्थित है हमारा CWS, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडी। वहां पर ये वैज्ञानिक और मुख्य संरक्षक हैं और इनको अभी चुना गया है। केवल भारत नहीं, एशिया के स्तर पर पहली महिला ये बनी है जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और CWS वन्यजीव अनुसंधान, संरक्षण, नीति और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दादूदान गढ़वी साहित्य के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री प्राप्त करता है जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो दादूदान गढ़वी का संबंध गुजरात से है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। गुजरात राज्य से ये संबंधित हैं और गुजराती कवि थे। पद्मश्री 2021 में दिया गया और उनकी पूरी रचनाएं 2 साहित्यिक संस्करणों में एकत्र की गई जिनका नाम है तेरवा और लच्छनयन। तो ये 2 रचनाएं तेरवा और लच्छनयन भी आपको ख्याल में रखनी है। आदित्य L1 मिशन के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। ये भारत का पहला सौर मिशन, बिल्कुल सही है। PSLV के द्वारा एक्सल विन्यास में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। और इस पे 7 पेलोड भेजे जाएंगे, तो ये भी सही है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी सही है। अगला जो प्रश्न है, कोलून प्रायद्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो कोलून प्रायद्वीप जो अधिकार क्षेत्र किसका है ये पूछा जा रहा है आपसे। ये चर्चा में रहा है, अभी चाइना का एक बेस बन रहा है, वो यहाँ पर अधिकार प्राप्त कर चुका है चाइना। तो ये जो प्रायद्वीप है ये स्थित है हांगकांग में। कहाँ पर? हांगकांग में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हांगकांग में स्थित है। और अभी यहाँ पर अस्थाई बेस बनाने के लिए चाइना को अधिकार दे दिया गया है, इस कारण से ये चर्चा में है। जब भी कोई सामरिक महत्व की चीज होगी वो चर्चा में आ जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर हैं। तुर्की की लोम्बिरवेस नामक गुफा में चल रहा डीप टाइम प्रोजेक्ट समाप्त हो गया। यानी कि तुर्की की लैम्ब्रोस गुफा थी जहां पे ये चल रहा था। अगर ये बात सही है तो पहला स्टेटमेंट सही है। डीप टाइम प्रोजेक्ट के तहत 15 लोगों के एक समूह को 40 दिनों और 40 रातों के लिए गुफा के अंदर रखा गया था। ये उसके बारे में है कि ऐसा किया गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला तो सही है क्योंकि दूसरा, पहला तो इसमें पहला गलत है, दूसरा सही है कि 40 दिन 40 रातों के लिए रखा गया, और ये पहला सही नहीं है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये तुर्की की गुफा नहीं थी। ये गुफा कहाँ की थी? ये फ्रांस की गुफा थी। कहाँ की? फ्रांस की थी लोम्बिब्रेस गुफा। और लोम्बिब्रेस गुफा में डीप टाइम प्रोजेक्ट चल रहा था, डीप टाइम प्रोजेक्ट। तो डीप टाइम प्रोजेक्ट चल कहाँ रहा था ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ था?
क्या किया गया इसके अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लोग तंबुओं में सोते थे, जो इनको रखा गया था, और अपनी जो जीवन था वो मतलब ऐसे व्यतीत कर रहे थे, बिजली जो खर्च करते थे स्वयं बनाते थे, इनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, है ना। किसी प्रकार का कोई बाह्य संपर्क नहीं होने से किसी व्यक्ति की समय के बारे में अवधारणा किस प्रकार प्रभावित होती है, ये भी इसमें देखा गया, क्योंकि टाइम का इनको अंदाजा ही नहीं लग पाता था। और 2020 में पद्म भूषण सम्मानित किस उड़िया लेखक का हाल में निधन हुआ? तो ये है मनोज दास। कौन है? मनोज दास। मनोज दास का निधन हो गया 28 अप्रैल 2021 को। बहुत बड़े शिक्षाविद और द्विभाषी लेखक माने जाते थे। 87 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और मनोज दास का जन्म उड़ीसा में हुआ था। उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखते थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक पंडित राजन मिश्रा का निधन हो गया। पंडित राजन मिश्रा का संबंध आगरा घराने से था। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इनका निधन हुआ है, अभी नहीं रहे। राजन और साजन मिश्रा में से राजन मिश्रा। और पंडित राजन मिश्रा का संबंध आगरा घराने से नहीं था, ये दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इनका संबंध किस घराने से था? तो इनका संबंध जो था वो किस घराने से था, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनका जो संबंध था, ये एक तो ये जान लीजिए कि पंडित राजन मिश्र और भाई साजन मिश्र, ये दोनों लोग भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल गायकी शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक है ना। ख्याल गायकी जो है वो के लिए ये जाने जाते थे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको जाना जाता था। 2007 में इनको पद्म भूषण दिया गया। फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1998 में ही इनको दिया जा चुका था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आगरा घराने से संबंधित नहीं थे। इनका संबंध किस घराने से था, अगर ये पूछा जाए तो ये बनारस घराने से ये संबंधित है। यूपी में क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। 93 ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में सत्य कथन कौन सा है? क्लोजहाओ की फिल्म नो मैडलैंड ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। और दूसरा है फ्रांसिस मैकडोरमैंड की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में चुनी गई इसमें। और ब्रिटिश अभिनेता एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में। तो ये तीनों के तीनों, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो 93वां ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है इसमें नो मैडलैंड, ये चाइनीज फिल्म है क्लोजहाओ की, ध्यान रखिएगा। इनको इस फिल्म को पुरस्कार मिला है, निर्देशक का पुरस्कार भी इनको मिला है। और मुख्य अभिनेत्री में फ्रांसिस मैकडोरमैंड, और जो अभिनेता है वो एंथनी हॉपकिंस, द फादर के लिए इनको मिला है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने ट्रैकोमा की समाप्ति की घोषणा की है? ट्रैकोमा का संबंध किससे होता है? ट्रैकोमा जो है ये आंख से रिलेटेड होती है, आंख की बीमारी है। और अभी जो गाम्बिया है, गाम्बिया देश ने, गाम्बिया ने कहा है कि ट्रैकोमा वहां पे खत्म हो गया है, आंखों का विकार होता है। और ऐसा ये करने वाला दूसरा देश बन गया है। ट्रकोमा में आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब ये आंख में से जो संक्रमण होता है बहुत दीर्घकालिक संक्रमण हो जाता है, और कभी-कभी अंधेपन का कारण भी ये बन जाता है, ठीक है। और खास करके जो गरीब लोग हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। कभी-कभी गंदगी भी इसका कारण हो सकता है, मुझे मतलब पूरा ऐसा वो यकीन नहीं है, लेकिन ये ज्यादातर संक्रमण ऐसे ही लोगों को करता है। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है। 26 अप्रैल को, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई थी। अब चलिए देखते हैं दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो इसकी शुरुआत है वो वीपो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वीपो जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, 2000 में की गई थी। 26 अप्रैल 1970 को वीपो कन्वेंशन लागू हुआ था, इसी कारण से 26 अप्रैल की डेट इसमें चुनी गई। अगला जो प्रश्न है, नए शोध के अनुसार, नए शोध के अनुसार आईबीडी, आईबीडी क्या है? एक मिनट देखते हैं। आईबीडी दवाएं कोविड 19 वैक्सीन प्रक्रिया को कमजोर करती हैं। आईबीडी दवाएं, ये कहा जा रहा है कि नए शोध के अनुसार जो आईबीडी दवाएं हैं वो कोविड की वैक्सीन प्रक्रिया को कमजोर करती है। क्या ये सही है? और आईबीडी का अर्थ क्या है? तो ये बात तो सही है कि ये करती है कमजोर। आईबीडी का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आईबीडी का अर्थ है इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज, इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वाला बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी बोवेल डिजीज, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी आंत्र सूजन रोग के लिए ये जो आईबीडी है, इसकी निर्धारित एक सामान्य दवा के साथ इलाज किए गए लोगों में टीकाकरण के बाद एंटीबॉडी प्रतिक्रियाओं को मापा गया। और शोधकर्ताओं के अनुसार उन लोगों में एंटीबॉडी की सांद्रता काफी कम थी।
ऐसा पाया गया। और इस अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि इन दोनों को दूसरे टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बस इसका रिलेशन किससे, ध्यान रखिएगा। कौन सा भारतीय सशस्त्र बल अपने गैर चिकित्सा कर्मियों को युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है? कौन सा ये भारतीय सशस्त्र बल है? तो ये जो भारतीय सशस्त्र बल है, ये भारतीय नौसेना है। नौसेना तैयार कर रही है कि इसको चिकित्सा कर्मी के रूप में उपयोग किया जा सके अगर कोविड-19 मामले और तेजी से बढ़ते हैं। बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में कार्यान्वित की गई? तो दंतक जो है, इसका कार्यान्वयन किया गया है कहाँ पर? भूटान में। कहाँ पर किया गया है? भूटान में। 24 अप्रैल 1961 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना हुई थी। और ये सीमा सड़क संगठन की सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है, जिसे भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का कार्य सौंपा गया था। और हाल ही में इस परियोजना को डायमंड जुबली को भूटान में मनाया गया है। तो दंतक परियोजना आपसे पूछी जा सकती है कि ये किससे संबंधित है। सुमात्रान गैंडे यानी कि जो सुमात्रा प्रायद्वीप है उससे रिलेटेड, तो सुमात्रान गैंगे जीवित गैंडों में सबसे छोटे होते हैं और ये दो सींग वाले एकमात्र एशियाई गैंडे हैं। ये दो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है? ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सुमात्रान गैंडे हैं, सुमाट्रन राइनोस जो हैं, वो सबसे छोटे गैंडे होते हैं, दो सींग वाले होते हैं और दो सींग वाले एकमात्र एशियाई गैंडे होते हैं और अपने लंबे बालों की विशेषता के लिए ये जाने जाते हैं और इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है, इस कारण से ये चर्चा में रहा है। लुप्त प्राय स्तनपायी प्रजातियों में से एक है ये। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में जारी आंकड़ों के हिसाब से ये 331, 449, 281 अगर इसको पढ़ा जाए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 33 करोड़, 14,49,281 जनसंख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाली देश कौन सा है? तो ये अमेरिका है। कौन सा देश है? अमेरिका है। अमेरिका की जनगणना ब्यूरो की रिपोर्ट अभी आई है, उसमें कहा गया है कि एक दशक में 7.4% की ये वृद्धि दर्ज की गई है और ये अब तक की दूसरी सबसे धीमी वृद्धि है। बहुत तेजी से वृद्धि अमेरिका में नहीं हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है और इतनी जनसंख्या वहां की है। विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर किस देश में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा ब्रिटेन में। कहां पर बनाया जाएगा? ब्रिटेन में। मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और मेट ऑफिस यूके का है, उसने अभी इसके लिए समझौता किया है और ये सुपर कंप्यूटर ब्रिटेन में बनाया जाएगा। 2022 में उम्मीद है कि ये चालू हो जाएगा और 2022 में ये जो सुपर कंप्यूटर चालू होगा, ये मौसम और जलवायु परिवर्तन की सबसे तेज आंकड़े प्रस्तुत करेगा। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह की थीम क्या है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2021 में जो अभी हुआ, उसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर। वैक्सीन्स ब्रिंग अस क्लोजर, ये इसकी थीम है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हर साल मनाया जाता है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, इसी समय याद करिए, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रतिरक्षण। देखिए कोरोना के मामले खूब बढ़ रहे हैं ना, अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो ऐसे याद रखिएगा। अभी और देखिए क्या होता है। तो गूगल ने विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2021 की शुरुआत पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने के लिए गूगल भी बनाया था और वैक्सीन ब्रिंग अस क्लोजर ये इसकी थीम थी। ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर एक चिकित्सा उपकरण है। इस समय ऑक्सीजन की आप चारों तरफ देखते हैं डिमांड रहती है और ऑक्सीजन की सिलेंडर नहीं मिल पाते, तो ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर जो है एक चिकित्सा उपकरण है और ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर वायुमंडलीय हवा का उपयोग करता है। तो ये अगर ये मशीन हो तो ऑक्सीजन की पूर्ति हम बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। और ऑक्सीजन जो कॉन्स्ट्रक्टेंटर है, ये वायुमंडलीय हवा का उपयोग करता है जिसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती है और यह इस हवा को एक छलनी के माध्यम से छानता है और नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। डब्ल्यूएचओ की E2025 पहल, E2025 पहल जो है, ये किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है किससे? इसका संबंध है मलेरिया उन्मूलन से। किससे? मलेरिया उन्मूलन से ये संबंधित है। E2025 अगर आप ऐसे याद रखें तो ये मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। 25 देशों की पहचान इसमें की गई है जहां पे उन्मूलन करना है और इसको नाम जो दिया गया है E2025 दिया गया है। 25 देश मलेरिया और कोविड-19 के दोहरे खतरे का जवाब देकर काम करेंगे इसमें और वहां पर ऐसे कार्य किए जाएंगे कि मलेरिया से भी उन्मूलन मिल जाए और साथ में कोविड के खतरे भी कम हो जाए। अफ्रीकी देश इसमें शामिल है। हाल ही में किन देशों की नौसेनाओं ने वरुण नौसेना अभ्यास आयोजित किया? तो कौन कौन सी इसमें शामिल देश होते हैं? तो वरुण जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है।
भारत और फ्रांस की जो नौसेनाएं हैं, नवल जो एक्सरसाइज ये होती है, तो नौसेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना ने इसको अभी अरब सागर में वरुण नौसेना अभ्यास किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस अभ्यास में सतह और हथियार रोधी फायरिंग, सामरिक युद्धाभ्यास, क्रॉस डेक, ये सारी चीजें होती हैं। आपको इतना ध्यान आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सर्वाधिक सैन्य खर्च वाला जो देश है, तीसरा तीसरा पूछा जा रहा है, यानी भारत की तरफ इशारा हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश किया कीजिए। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, भारत है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत है। पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो अमेरिका है, फिर दूसरे नंबर पर चीन आता है और तीसरे नंबर पर भारत है। और इन तीनों देशों को अगर मिला दिया जाए तो विश्व का जितना भी सैन्य खर्च है उसका 62% यही करते हैं। पाइथॉन 5 के बारे में सत्य कथन। ये 5वीं पीढ़ी की पाइथॉन मिसाइल है। इजराइल के हथियार निर्माता राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा निर्मित, हवा से हवा में मार करती है। वर्तमान में इजराइल की सूची में पाइथॉन 5 सबसे अधिक सक्षम हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पाइथॉन ये पूछा जा सकता है कि ये किस पीढ़ी की है, 5 लगाया तो 5वीं पीढ़ी की, और कहाँ से रिलेटेड है, तो इजराइल से रिलेटेड है। ठीक है। और इजराइल सरकार ने सफीर के नाम से मिसाइलों का निर्माण शुरू किया। बाद में उसने मिसाइलों का निर्यात शुरू कर दिया और उसको फिर नाम दे दिया पाइथान या डरवी। इसको डरवी नाम से भी जाना जाता है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क किस देश में अवस्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है टेबल माउंटेन? तो ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्थित है टेबल माउंटेन नेशनल पार्क। और इस पार्क में भी आग लग गई थी, तेजी से आग फैली, और आग को बुझाने के लिए क्षेत्र में 200 से अधिक अग्निशमन दल तैनात किए गए। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क सपाट चोटी है, इस कारण से इसको टेबल माउंटेन, टेबल नुमा माउंटेन, क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था। भारतीय महिलाओं ने AIBA 2021 यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं 7। कितने? 7 स्वर्ण पदक जीते हैं भारतीय महिलाओं ने। AIBA 2021 जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये 7 पदक जीते, तो एक इतिहास रच गया। और 7 जो पदक जीते हैं सब महिलाएं जीतने वाली थी, और सभी महिला फाइनलिस्ट शीर्ष पर रही हैं इसमें। परित्यक्त बच्चों के पुनर्वास के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हरिहर नीति शुरू की? कौन सी नीति? हरिहर नीति। और ये नीति शुरू की है हरियाणा ने। किसने शुरू किया है? हरियाणा ने। हरियाणा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरिहर यानी होमलेस अबेंडोन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन इनिशिएटिव हरियाणा पॉलिसी, ये इसका पूरा नाम है, इसको मंजूर किया। और इसके लिए 5 वर्ष से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे 25 वर्ष या विवाह तक शिक्षा, रोजगार और वित्तीय सहायता के लाभ के पात्र होंगे। ये इसमें योजना बनाई गई है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा सी। ये नाम याद रखिएगा, प्रियंका मोहिते कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र के सतारा से। और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। ये सब सही है। और ये महाराष्ट्र की है, चढ़ी यहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, किस देश ने इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान की घोषणा की ताकि विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना किया जा सके? तो ये जो देश है वो देश है अमेरिका। अमेरिकी अमेरिका जो है, अमेरिका ने अभी ये निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान किया जाएगा, घोषणा की है इसकी। और ये विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को दोगुना करेगा। अगला जो प्रश्न है, KRI नंगाला 402 किस देश की पनडुब्बी है जिसके तलाश व बचाव अभियान में भारतीय नौसेना शामिल हुई है? ये गायब हो गई ये पनडुब्बी, तो इसका तलाश और बचाव अभियान में भारत का भी हेल्प हो रहा है। तो भारत इसमें हेल्प कर रहा है, लेकिन ये है कहाँ की? क्या है आर नंगाला? तो ये है इंडोनेशिया की। कहाँ पर है? इंडोनेशिया की है। और ये पनडुब्बी 53 सदस्यीय चालक दल समेत लापता हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए किस देश को मान्यता दे दी गई? तो अभी हमने पढ़ा था कि गाम्बिया से ये समाप्त हो चुका है, अभी हमने देखा ही था। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कोडेक्स एलिमेंटेरियस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो है ये खाद्य मानक है। क्या है ये खाद्य मानक है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस खाद्य मानक है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए बनाया गया मानक है। और कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के तहत कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स के 5वें सत्र का भी उद्घाटन वर्चुअली किया गया, इस कारण से चर्चा में आया है।
तो कोडेक्स एलिमेंटेड ध्यान रखिएगा ये है क्या। कोप 26 का आयोजन वर्ष 2021 के अंत तक कहां पर होगा? तो 2021 के अंत तक इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो में। कहां पर? ग्लासगो में। कोप 26 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने स्टार लगाने होंगे सब लगा लीजिए इसमें, होता नहीं कि स्टार वाले प्रश्न डिस्कस करते हैं। तो कोप 26 ये ग्लासगो में आयोजित होगा इस वर्ष के अंत तक। अब देखिए क्या होता है, तब तक क्या रहता है। और इसका जो प्रायोजन हो रहा है ये जलवायु संकट से निपटने हेतु प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को प्रेरित करना इसका लक्ष्य होगा। अगला जो प्रश्न है, क्रू 2 मिशन के लिए समझौता किन के बीच में हुआ? कॉस्मोस और नासा, नासा और स्पेस एक्स, इसरो और नासा, जाक्सा और इसरो। तो ये नासा और स्पेस एक्स के बीच में ये समझौता हो रहा है क्रू 2 मिशन के लिए, नासा और स्पेस एक्स। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और स्पेस एक्स जो है वो क्या है, वहां का एक प्राइवेट प्लेयर है स्पेस एक्स, है ना। और स्पेस एक्स के प्रमुख कौन है जरा बताइएगा? तो वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम है ये, सीसीपी कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, तो क्रू 2 इसको नाम दिया गया है। हाल ही में स्वामित्व योजना का विस्तार सभी राज्यों में कर दिया गया। ये योजना किससे संबंधित है? तो स्वामित्व योजना जो है ये संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव से संबंधित है। किससे? संपत्ति रिकॉर्ड रख रखाव से संबंधित है। 9 राज्यों में शुरू किया गया था, अब इसको बढ़ा दिया गया है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। 2020 में 1 साल पूरे हुए तब इसको पूरे देश में किया गया ड्रोन से इसमें आंकड़े इकट्ठा करके, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके रिहायशी इलाके जो हैं उनके आंकड़े रखे जाएंगे। जगन्नाथ विद्या देवीना योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड योजना है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने ये हाल ही में अभी इसकी घोषणा की है। 672 करोड़ रुपए इसमें जारी किए गए हैं। बाकी इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का 94 साल की उम्र में निधन हो गया? तो ये थे एम नरसिंहम। एम नरसिम्हम के तत्वाधान में कई समिति का गठन भी किया गया था। नरसिंहम को बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों की अध्यक्षता करने के लिए जाना जाता है। और बैंकों का विलय करना, सशक्त मेगा बैंक बनाने का विचार, ये सब जो विचार हैं वो नरसिंहम कमेटी के ही थे, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर की शुरुआत की? तो जो खंजर होता है वो किर्गिस्तान के साथ होता है ना। किसके? किर्गिस्तान के साथ में ये होता है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर केंद्रित ये सैन्य अभ्यास है खंजर, तो ये किर्गिस्तान ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्टोर आवर अर्थ। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में और रिस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम है। इस बार 91वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई इस वर्ष, वार्षिक समारोह जो होता है। और रिस्टोर आवर अर्थ तो बिल्कुल मत भूलिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कॉस्मिक रोज के आकार में ARP 273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया? तो ये जो चित्र जारी किया है वो नासा ने किया है। ARP 273 आकाशगंगाओं का कॉस्मिक रोज के आकार में चित्र नासा ने जारी किया है ना। और नासा का जो आधिकारिक इंस्टाग्राम है उस पर इसने डाला था। अगला जो प्रश्न है, निम्बस किस देश की प्रमुख क्लाउड सेवा परियोजना है? तो जो निम्बस परियोजना है वो किसकी है? निम्बस परियोजना है इजराइल की। क्लाउड आधारित ये सेवा परियोजना है और ये है किसकी? निम्बस इजराइल की। इजराइल सरकार ने देश की सार्वजनिक क्षेत्र और सेना की क्लाउड सेवाएं प्रदान करने का जो निर्णय लिया उसके तहत निम्बस को शुरू किया है और इसके लिए अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल को चुना गया है, जिससे समझौता इसका हुआ है। फैक्ट विद्रोही समूह, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस देश से जुड़ा हुआ है? नाम है इसका फैक्ट, इसका फुल फॉर्म भी है और इसका संबंध है कहां से? चार्ट से। चार्ट से रिलेटेड है, एक अफ्रीकी देश है चार्ट। फैक्ट का मतलब है फाइटर्स ऑफ द फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्कॉर्ड इन चार्ट। ठीक है, ये फैक्ट। और विद्रोही समूह का गठन किया गया है ये कहां पर? चार्ट में 2016 में। और लड़ाई के दौरान इसी ने चाड के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की हत्या की और इन्हीं विद्रोहियों से लड़ाई हो रही थी जब हत्या हुई है, यानी इन्होंने मारा है, ये आप कह सकते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने घोषणा की कि वो स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा में समेकित करेगा? स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा बना देगा और ये देश है न्यूजीलैंड, है ना। एक तरफ हमारे यहाँ देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी गवर्नमेंट नहीं उपलब्ध करा पा रही है, एक तरफ यहाँ पे न्यूजीलैंड स्वास्थ्य सेवा को राष्ट्रीय सेवा बना रहा है। ठीक है, तो जो वर्तमान में अभी चल रही है वो बोर्डों में विभाजित है, लेकिन अब उसको राष्ट्रीय सेवा के रूप में एकीकृत किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, भारत में कोविड-19 मामलों के मद्देनजर किस देश ने भारत के साथ प्रस्तावित यात्रा बुलबुला अर्थात ट्रैवल बबल शुरू करने का फैसला स्थगित कर दिया? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका ने यह स्थगित किया है। ट्रैवल बबल जो है ये
घरेलू स्तर पर नोवेल कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जो देश होते हैं या राज्य होते हैं उनके मध्य फिर से संपर्क स्थापित इसमें किया जाता है। तो इसको अभी क्या किया गया है, अभी हाल ही में फैसला स्थगित कर दिया गया है जो ट्रेवल बबल शुरू किया गया था, क्योंकि यहाँ भारत में देख रहे हैं आप कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। भारत में जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत खराब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेल द्वीप समूह पर चीन और जापान द्वारा दावा किया जाता है। पार्सेल द्वीप समूह पर, तो ये गलत है, चीन जापान के द्वारा दावा नहीं किया जाता है। दूसरा है स्प्रैटली द्वीप समूह, स्प्रैटली आइलैंड पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, लेकिन पहले में क्या सही होगा? पार्सेल द्वीप जब भी आपसे पूछा जाए तो पार्सेल, पार्सेल में चीन है, ताइवान है और वियतनाम, इनके द्वारा दावा किया जाता है। और स्प्रेटली चीन, ताइवान ये दो कॉमन रहेंगे, वियतनाम भी इसमें रहेगा, तीन कॉमन रहेंगे और ब्रुनई और फिलीपींस इसमें जुड़ जाएंगे। तो स्प्रेटली में 5 देश हैं जो दावा करते हैं, पार्सेल में 3 है, चीन, ताइवान और वियतनाम, ठीक है। और एक है स्कारबोरो सोल, इस पर फिलीपींस, चीन और ताइवान दावा करते हैं। तो ये कभी कभी आपसे ऐसा पूछ लिया जाता है। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं को पहली बार मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता प्राप्त हुई है? तो ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिकी वैज्ञानिकों को ये सफलता मिली है, मानव कोशिकाओं को बंदर के भ्रूण में विकसित करने में सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में इद्रिस डेवी एटनो का निधन हुआ। वे 3 दशक से अधिक समय तक किस मध्य अफ्रीकी राज्य के शासक थे? कहाँ के शासक थे? इद्रिस डेवी एटनो। तो इद्रिस डेवी एटनो जो है वो चाड के थे। और अभी मैंने आपको बताया कि फैक्ट से उनका वो चल रहा था, वहां पे विद्रोह हुआ था, फैक्ट ने किया था, जो अभी समूह के बारे में बात की। तो इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख फ्रांसीसी सहयोगी थे। उन्होंने उत्तरी माली में शांति के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण सैनिकों की आपूर्ति भी की थी। तो इनका निधन हो गया, ठीक है, और विद्रोहियों के साथ लड़ाई में ये मारे गए। अगला जो प्रश्न है, ब्लू नेचर अलायंस जो हाल ही में खबरों में था, किस क्षेत्र से जुड़ा है? ब्लू नेचर अलायंस किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ब्लू नेचर अलायंस जो है ये महासागर संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ब्लू से याद रखिएगा, ब्लू ब्लू है पानी, पानी वाला गाना याद है ना आपको? तो ऐसे याद रहेगा। अगले 5 वर्षों में महासागर से 18 मिलियन वर्ग किलोमीटर की रक्षा और संरक्षण के लिए एक वैश्विक समुद्री पहल की शुरुआत की गई है, जिसको ब्लू नेचर अलायंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, प्रेस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2021 है उसमें भारत का स्थान कौन सा है ना? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान 142वां है। बहुत खराब स्थिति है। और पिछले साल भी 142वें स्थान पर ही था, इस साल भी 142वें स्थान पर है। नॉर्वे इसमें सबसे ऊपर है, इसके बाद में फिनलैंड और डेनमार्क का स्थान आता है। तो सबसे ऊपर इसमें कौन है? नॉर्वे है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस, और ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को हर साल विश्व में स्तर पर नहीं, भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिविल सेवकों के प्रयासों और कार्यों को प्रेरित करना, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें प्रदान किए जाते हैं। 3 कैटेगरी, 3 राज्यों की कैटेगरियां उसमें से ये प्रदान किए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दवा पर आयात शुल्क माफ कर दिया? एटिनोटेल, मेरिसलाइट, रेमडेसिविर। तो रेमडेसिविर जो है इस पे आयात शुल्क अभी माफ कर दिया गया है। ये कोरोना में काम करने वाली दवा है, कोरोना के रोगियों को ये दी जाती है, सस्ती चिकित्सा सुविधा मिल सके इस कारण से माफ किया गया है। इसराइल ने हाल ही में किस देश के साथ अपने सबसे बड़े रक्षा खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसराइल ने जो हस्ताक्षर किए हैं ये किए हैं ग्रीस के साथ। सबसे बड़ा जो इसका समझौता हुआ, वैसे भारत के साथ भी होता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो ग्रीस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के साथ होता रहता है इसलिए ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1.65 अरब डॉलर का अनुबंध अभी ग्रीस और इसके इजराइल के साथ में हुआ है। अगला जो प्रश्न है, टिहरी झील जिसके किनारे पर एक साहसिक खेल संस्थान खोला गया है किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी झील उत्तराखंड में स्थित है, वहीं पर खोला गया है। और साहसिक संस्थान का उद्घाटन जल क्रीड़ा और साहसिक संस्थान है, और ये संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा चलाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति व्यक्त की? तो संघर्ष विराम समझौते को लागू करने पर सहमति जो व्यक्त की गई है वो लीबिया में की गई है। कहाँ पर? लीबिया में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किया है, लीबिया में किया है।
और 2021 में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी को हटाने के बाद लीबिया 10 साल की राजनीतिक अराजकता के बाद दिसंबर में चुनाव की ओर बढ़ रहा है दिसंबर से, तो वहां पर संघर्ष विराम की घोषणा की जा रही है। लीबिया, ध्यान रखिएगा, किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी इसी वर्ष अक्टूबर माह में लूना 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो लूना 25 मिशन जो लॉन्च किया जाएगा, वो लॉन्च किया जाएगा किसके द्वारा? रूस के द्वारा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी कह रही है कि 2025 में सॉरी लूना 25 मिशन अक्टूबर में 2021 के अक्टूबर में लॉन्च वो करेंगे। लूना 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा, है ना। इसके अलावा चंद्रमा पर धूल कणों का भी अध्ययन करेगा, जाएगा तो सब अध्ययन करेगा ही। इटली ने हाल ही में भारत में अपनी पहली मेगा फूड परियोजना की शुरुआत की, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस परियोजना का उद्देश्य दोनों देशों के बीच में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच तालमेल स्थापित करना है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। भारत और इटली के बीच में ये मेगा फूड पार्क वाली बात हुई है, ये ध्यान रखिएगा। पहली मेगा फूड पार्क परियोजना इटली ने भारत में लगाई है, इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2021 के लिए विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है? तो जो 2021 का विश्व धरोहर दिवस मनाया गया, इसकी थीम है जटिल अतीत और विविध भविष्य। जटिल अतीत और विविध भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर, है ना। और प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थलों पर धरोहरों के संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के लिए इसको मनाया जाता है, विश्व धरोहर दिवस। और जटिल अतीत, विविध भविष्य, कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर इस बार की थीम है। 82 से मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। कई देशों में इस दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है। और इस वर्ष के विश्व विरासत दिवस का थीम है मिश्रित भूत विविधतापूर्ण भविष्य। और अगला है वैश्विक स्तर पर इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। अब बताइए क्या इसमें सही है? तो ये सारे तो सही हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन दिया हुआ है कि वैश्विक स्तर पर, ये भी सही है। 12 अप्रैल यहाँ पर दिया हुआ है, तो 12 अप्रैल को ये नहीं मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को, सॉरी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये 18 अप्रैल अगर होता तो सही होता, 18 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेलिस्तान मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? चेलिस्तान मरुस्थल, नाम है चोलिस्तान मरुस्थल। तो चोलिस्तान मरुस्थल स्थित है कहां पर? पाकिस्तान में। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और पाकिस्तान में अवस्थित जो ये मरुस्थल है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार अभी यहाँ पर किया गया, इस कारण से ये चर्चा में आया। राजस्थान का राज्य पक्षी भी है ये, और भारत का सर्वाधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, वहां पे शिकार किया गया है चोलिस्तान मरुस्थल में, जो कि पाकिस्तान में है। टिकी विन्यास मध्य प्रदेश में पाया गया एक ट्रायसिक भूगर्भिक काल के अंतिम दौर का विन्यास है, और ये कशेरुक जीवाश्मों का एक खजाना है। क्या सही है इसमें? तो ये दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है। टिकी विन्यास इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में, और इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि कशेरुक जीवाश्मों का एक खजाना है। 18 अप्रैल 2021 को हिंदू दार्शनिक और चिंतक रामानुजाचार्य की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये जयंती कौन सी मनाई गई है? 1004वीं जयंती मनाई गई है, 1004वीं जयंती, है ना। और आपको पता होगा कि जो रामानुजाचार्य हैं, ये इनका जन्म जो हुआ था वो तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर गांव में हुआ था, 1017 ईस्वी के आसपास हुआ था। वेदांत और वैष्णववाद दर्शन के महान समर्थक थे। संत रामानुजाचार्य ने तथाकथित अछूतों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करने की बात कही है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका निधन जब हुआ था तब इनकी उम्र 120 साल की हो गई थी। 1137 में तमिलनाडु के श्रीरंगम में इनका निधन भी हो गया था। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो MIS-C जो है, ये जो चिल्ड्रन में हो रहा है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, और ये बच्चों और किशोरों में एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है, और ये आमतौर पर कोविड-19 संक्रमण के 2 से 6 सप्ताह के बाद होती है। दूसरा भी सही है। और MIS-C के जो पीड़ित बच्चे होते हैं या जो पीड़ित लोग हैं, उनमें पेट दर्द, आंख के खून का श्रवण आंख से, और मतलब आंख से खून निकलना आना, और थकान महसूस होना, दस्त आदि लक्षण ये सब देखे जाते हैं। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता?
पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? और ये है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ताइपे की मेंग स्वान हसी को हराया है इन्होंने। और विनेश ने इससे पहले कांस्य और रजत तो जीते थे, लेकिन स्वर्ण जो है ये पहला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय पहलवान है ये, और एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इसके अलावा वो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। 2016 में अर्जुन और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उनको प्रदान किया जा चुका है। किस संस्था ने डुरुकी सीरीज नामक से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद लॉन्च किया है? तो ये जो संस्था है वो आईआईटी मद्रास है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आईआईटी हैदराबाद है, मुझे गलत याद था। डुरुकी सीरीज नाम से दुनिया का पहला किफायती और लंबे समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद ये आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। डुरुकी सीरीज इसका नाम है। कोविड-19 वायरस के प्रसार से निपटने के लिए नए और लंबे समय तक चलने वाली तकनीक का विकास इसने किया है। किस देश ने पर्यावरण क्षति के कृत्यों को दंडित करने के लिए इकोसाइड विधेयक का मसौदा तैयार किया? इकोसाइड विधेयक, तो इकोसाइड विधेयक ये ब्राजील ने, सॉरी फ्रांस ने मसौदा तैयार किया है। किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने ये मसौदा तैयार किया है, इकोसाइड। इकोसाइड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया? जेंडर संवाद कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? जेंडर डायलॉग प्रोग्राम ये शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जेंडर संवाद जो कार्यक्रम है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और महिलाओं और लड़कियों को अर्थव्यवस्था में सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम IW वेज के तहत की जा रही कोशिशों का एक हिस्सा है, और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है प्रयास। हाल ही में किस कैरिबियाई देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो ये थे हैती के प्रधानमंत्री। किसके? हैती के। और इन्होंने राजनीतिक अस्थिरता और आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या के कारण इस्तीफा दिया। इनका नाम था जोसेफ जूथ, हैती के प्रधानमंत्री। और उसके बाद में वहां पे फिर जोसेफ जूथ को जब ये हट गए तो क्लार्ड जोसेफ को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। जोसेफ जूथ हटे हैं और क्लार्ड जोसेफ को बनाया गया है। ठीक है, और मार्च 2020 में इनको चुना गया था जूथ को। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस और भारत के बीच पहला अंतरिक्ष समझौता 1964 में हुआ था। ये दो स्टेटमेंट है और ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। भारत और फ्रांस ने समझौता जो किया गगनयान के लिए, और 1964 में पहला भारत और फ्रांस के बीच में समझौता हुआ था। ये दोनों बातें सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसरो की स्थापना बाद में उसकी हुई थी, इसने यानी कि मदद की थी फ्रांस ने। अगला जो प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। हाल ही में भारत के कितने देशों के लिए ई वीजा प्रणाली को बहाल किया है? तो भारत ने 156 देशों के लिए ई वीजा प्रणाली को बहाल किया है। ई वीजा प्रणाली को 156 देशों के लिए बहाल किया गया है। और ये जो ई वीजा प्रणाली है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि 156 देशों से चिकित्सीय परिचर्याओं सहित चिकित्सा कारण, व्यापार और सम्मेलन में भाग लेने के उद्देश्य से विदेशियों के लिए ये ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा शुरू किया गया है, और पर्यटकों के लिए नहीं शुरू किया गया। ध्यान इसमें ये रखना है कि ये पर्यटकों के लिए नहीं शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो मुद्रा भुगतान पर प्रतिबंध लगाया? तो क्रिप्टो मुद्रा भुगतान पर जो प्रतिबंध लगाया है वो टर्की ने लगाया है। किसने लगाया है? टर्की ने लगाया है। टर्की जो देश है, टर्की ने जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, MK4482 क्या है जो हाल ही में खबरों में था? MK4482 एक एंटी वायरल दवा है। क्या है? एंटी वायरल दवा है MK4482। और ये जो दवा है, इस दवा से सार्स कोव 2 संक्रमण के लिए उपचार किया जाता है। और फेफड़ों में वायरस के स्तर में देखा गया, जब इस दवा को दिया गया तो कमी महसूस की गई, यानी कि स्तर जो फेफड़ों के वायरस के संक्रमण का है उसको ये कंट्रोल करती है। ठीक है, तो इस कारण से कोरोना उपचार में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए। किस संस्थान ने आईपी गुरु नामक एक विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया? तो आईपी गुरु जो है ये विशेषज्ञ पैनल लॉन्च किया है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। किसने? नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पर देखिए ये पहला ऑप्शन जो दिया है NIXI ने इसको लॉन्च किया है। और ये जो
आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये निक्सी IVV6 के लिए एक शिक्षा मंच के तौर पर कार्य करेगा। अगला जो प्रश्न है, आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करना किस अधिनियम के तहत निषिद्ध है? जैसे आपको चुनाव ड्यूटी में भेजा जा रहा है, आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आप पे कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम है, एस्मा। एस्मा जो आया था उसी के तहत ये निषिद्ध है, और ये आया था, कब आया था? 1968 में आया था। कब आया था? 1968 में आया था। और ये आपको ध्यान में रखना है कि 1968 का जो ये अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत चार्टर में आवश्यक सेवाओं की एक सूची शामिल है, जिसमें अगर कोई भी, जैसे कोविड में ड्यूटी लगाई जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है, तो आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहां पर किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है ये सितंबर 2021 में किया जाएगा। कहां पर? सितंबर 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा। और ये पूछ रहा है कि कब किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो ये सितंबर 2021 में ये आयोजन किया जाएगा। और ये शिखर सम्मेलन जो है, इसका जो आयोजन किया जाएगा, इसमें क्यों किया जा रहा है आयोजन? ये शिखर सम्मेलन कृषि खाद्य प्रणालियों में सकारात्मक बदलाव के लिए किया जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी इस समय जो कहाँ किया जाएगा ये तो मुद्दा ही नहीं बनता है, क्योंकि अब तो वर्चुअली सारे आयोजन हो रहे हैं जब से कोविड आया है। हाल ही में किस राज्य में बोहाग बिहू पक्षी गणना शुरू हुई है? तो बोहाग बिहू पक्षी गणना, जहां पे बोहाग बिहू जैसा शब्द आए तो असम आपको मानना चाहिए। तो असम 14 अप्रैल 2021 को असम में ये शुरू की गई है। और ये वर्ल्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI के द्वारा शुरू की गई है, और BCI एक गैर सरकारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों के संदर्भ में सर्दियों और मानसून के बीच का मौसम क्या कहलाता है? तो जंगलों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये सीजन होता है फॉरेस्ट फायर सीजन। कौन सा सीजन? फॉरेस्ट फायर सीजन होता है। सर्दियों और मानसून के बीच का जो मौसम है उसको फॉरेस्ट फायर सीजन कहा जाता है। और उत्तराखंड के जंगलों में पिछले 6 महीनों में आग लगी हुई है, इस कारण से ये फॉरेस्ट फायर सीजन जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट हो गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एडेनो वायरस वायरस का एक परिवार है, और हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविड-19 टीकों को एडेनो वायरस की सहायता से विकसित किया गया है। क्या ये सही है? इसका उत्तर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप UPPCS RO का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ आपको करंट अफेयर पूरा आपको दिया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं, करंट के टेस्ट कराए जाते हैं, करंट के क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जाते हैं टेस्ट सीरीज में। सबका एक्सप्लेनेशन के साथ PDF भी दिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट आप बहुत बार दे सकते हैं, जितनी बार चाहे दे सकते हैं, और साथ में PDF भी आप पेपर अलग पाते हैं और व्याख्या सहित अलग पाते हैं, जिससे आपको बहुत लाभ होता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है IAS Prep Academy, या 6307281212 इस पर कांटेक्ट करना है और जानकारी ले लेनी है, ठीक है। तो एडोनो वायरस के बारे में बात हो रही थी, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है। एडोनो वायरस के संबंध में जो दो स्टेटमेंट दिए हैं ये दोनों सही हैं। एडोनो वायरस ये वायरस परिवार का एक सदस्य है, और मनुष्यों में कई तरह की बीमारियों का ये कारण बनता है। और अभी जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका द्वारा कोविड-19 टीकों को एडोनो वायरस की सहायता से विकसित किया गया। मतलब कोविड-19 टीके बनाए जा रहे हैं तो एडोनो वायरस की मदद ली जा रही है, क्योंकि इसके बारे में हमको जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? भारतीय वित्त मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसरो, या सेवी? तो माई बॉडी इज माई ओन ये है राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, राष्ट्रीय नहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। और ये 2021 की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि केवल 55% महिलाएं अपनी पसंद के लिए पूरी तरीके से सशक्त हैं, बाकी 45% महिलाएं दूसरे पर निर्भर हैं, और 57 विकासशील देशों की लगभग आधी महिलाओं को अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, यानी कि उनका शारीरिक शोषण या उनके साथ जो भी शारीरिक तौर पर घटनाएं होती हैं उसका निर्णय पुरुष वर्ग लेता है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का ये रिपोर्ट है, उसकी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021। और अगला प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस संस्था से संबंधित है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। तो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ये RBI से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बी ऑप्शन इसका, सॉरी 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 सॉरी, ये IMF से संबंधित है। IMF से संबंधित है। किससे संबंधित है? IMF से संबंधित है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। मैं दूसरी चीज समझ रहा था, वो भी करंट में है, आगे आएगा, वो एक दूसरा प्रश्न है। तो ये विशेष आहरण अधिकार की बात हो रही है, ये IMF से संबंधित है।
है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित है। और इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के तौर पर आप समझ सकते हैं ये है। और ये आईएमएफ द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई थी। और अभी हाल ही में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इन्होंने घोषणा की कि आईएमएफ अगस्त के मध्य तक सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार का एक नया आवंटन वितरित करेगा। और आईएमएफ के लिए सदस्यों ने $650 बिलियन के नए एसडीआर आवंटन का समर्थन करने के लिए सहमति व्यक्त की है। इस कारण से तो आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा ये समय है। और इतिहास में सबसे बड़ा है ये, जो आईएमएफ के इतिहास में ये जैसे 650 बिलियन का एसडीआर आवंटन है, ये सबसे बड़ा है। तो ये इतिहास के पन्ने को पलटे तो ये सबसे खराब समय भी चल रहा है जिसमें इसकी जरूरत है। तो ये एक पार्ट हो गया, हम दूसरे पार्ट में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। 170 क्वेश्चन हमको देखने हैं, और आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं हम उनको उसमें देख लेंगे। थैंक यू सो मच। आप इसको देखिए, खूब शेयर करिए, और अगला पार्ट आपको जल्दी ही कल मिल जाएगा, जिससे कि आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे अप्रैल का करंट अफेयर। थैंक यू।